तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और आज का हमारा टॉपिक जो है वो द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास है। और इसी वीडियो में हम लोग बात करेंगे व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मैंने इस चैप्टर को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है सिंपल बनाने के लिए। आप भी जब इसको पढ़ेंगे तो आप भी टॉपिक वाइज ही इसको आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियनिक कोड के बारे में अच्छे से पढ़ाई है, ठीक है। फ्रेडरिक सोरियो की इमेज आपने अच्छे से पढ़ ली, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में और उसके इम्पैक्ट्स आपने पढ़ लिए। चलिए आज के हम लोग टॉपिक पर बढ़ते हैं, द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास। पहले तो हम लोग जरा टॉपिक को डिकोड कर लें भैया कि एरिस्टोक्रेसी क्या होता है। चलिए तो ज़रा इस टॉपिक को हम लोग एलैबोरेट कर दें। द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल क्लास का मतलब, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है। चलिए मैं द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या जो एलीट ग्रुप होता है वो एरिस्टोक्रेसी कहलाता है। एक छोटा सा हम लोग कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर लेंगे। आप लोगों को अच्छे से पता है कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो डिवाइडेड थी बेसिकली 3 ब्रॉड डिविजन्स में, जिसमें फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। जिसमें फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट मिला के टोटल पॉपुलेशन का कितना था, ओनली 10%। लेकिन इनकी वेल्थ की अगर हम लोग बात करें तो इट वाज अराउंड 60%। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अपने ये पॉपुलेशन से 6 टाइम्स ज़्यादा वेल्थ जो है वो होल्ड करते थे। वहीं थर्ड स्टेट के लोग 90% ऑफ दी पॉपुलेशन थे और उनके पास वेल्थ की अगर हम लोग बात करें तो इट वाज ओनली अबाउट 40%। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इनके पास तो अपनी हाफ भी वेल्थ नहीं है जी। तो इसकी वजह से यानी कि एक प्रॉब्लम यहाँ पर जो एमर्ज हो रही है वो क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस की एक प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। चलिए तो एरिस्टोक्रेसी और मिडिल क्लास के बारे में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। बेसिकली इन दोनों का कोई कॉमन लिंक बनता नहीं है ना। मतलब एरिस्टोक्रेसी और अगर मैं आपको यूरोप की एरिस्टोक्रेसी की बात बता दूं तो ये भैया वेल्दी पीपल, ठीक है। वेल्दी पीपल की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लार्ज लैंड होल्डिंग्स, यानी कि बड़े बड़े टाउन्स में इनके पास अच्छी खासी जो ज़मीनें थी वो थी। मान लेते कि मिस्टर एक्स एक एरिस्टोक्रेट है और मिस्टर वाई एक एरिस्टोक्रेट है, तो इन दोनों के बीच में जो लिंक क्रिएट हो रहा है वो 3 रीजन्स की वजह से है। पहला आ जाता है या तो कोई बिजनेस डील हो रही है तो इनके बीच में एक लिंक है, ठीक है, बिजनेस डील हुई। दूसरा जो रीज़न आ रहा है वो है ड्यू टू मैरिज, क्योंकि एक एरिस्टोक्रेट भैया अपनी ये शादी जो है वो एक दूसरे एरिस्टोक्रेट के ही करेगा, रिच क्लास में ही करेगा। सेकंड आया था कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से इन दोनों के बीच में एक कॉन्वर्जेशन आ रहा है। इनके बीच में मिडिल क्लास का कोई लिंक जो है वो दूर दूर तक नहीं है। मिडिल क्लास का कोई इसमें लिंक नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक समय ऐसा आया था जब एरिस्टोक्रेट्स को मिडिल क्लास की बहुत ज़रूरत पड़ी। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी के आसपास यूरोप में हिट हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। बिल्कुल, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो दौर है जब इंडस्ट्रीज़ की शुरुआत हुई, जब न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू मशीन्स जो है वो आनी शुरू हुई। और देखो आपने एक चैप्टर पढ़ा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब आपने एक चैप्टर पढ़ा क्लास 9 में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, जिसमें आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में कि जब भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं तो हमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहले आ गया लैंड, दूसरा आता है अपने पास लेबर, तीसरा आता है अपने पास कैपिटल और फोर्थ आता है अपने पास एंटरप्रेन्योरशिप या फिर ह्यूमन रिसोर्स। मैं ह्यूमन रिसोर्स लिख देता हूँ। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए कि इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो इन एरिस्टोक्रेट्स के पास नहीं होगी। क्या इनके पास लैंड की कोई कमी है? नहीं, तो भैया ये तो इनके पास भरपूर मात्रा में है। लेबर के मामले में क्या रहेंगे, ये शॉर्ट रहेंगे, इनको लेबर की रिक्वायरमेंट रहेगी। क्या कैपिटल की कोई कमी है? नो कैपिटल की कमी। क्या इनके पास नॉलेज स्किल्स नहीं है? बिल्कुल नॉलेज स्किल्स हैं। तो इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? दैट इज़ द लेबर, या मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे लोग जो प्रोफेशनल्स हैं, जो मिडिल क्लास या जिनको जॉब्स की ज़रूरत है। तो अब आप जो बिल्कुल सोच रहे हो वही मैं बोलने जा रहा हूँ। असल में हुआ क्या, एरिस्टोक्रेट्स और मिडिल क्लास के बीच में एक लिंक जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू हुआ, जहाँ पर एरिस्टोक्रेट्स को ज़रूरत थी मिडिल क्लास की फॉर लेबर। धीरे धीरे मिडिल क्लास ने अपनी एग्जिस्टेंस बनानी शुरू कर दी, प्रेजेंस बनानी शुरू कर दी, जहाँ पर ये लोगों ने इंडस्ट्रीज़ में काम करना शुरू करा और एक धीरे धीरे यूरोप में मिडिल क्लास का एक अच्छा जो प्रेजेंस था वो डेवलप हुआ। एरिस्टोक्रेट्स ने मिडिल क्लास की अहमियत को समझा एंड दे ऑल्सो गेव देम इंपॉर्टेंस। तो ये लिंक है एरिस्टोक्रेट्स और मिडिल क्लास का, जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद शुरू हुआ, ठीक है। अब हम लोग जरा एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। पहले तो
वर्ड ये जो लिबरल होता है, लिबर, ये वर्ड आ रहा है किससे? फ्री, ठीक है। और नेशनलिज्म का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर एक ऐसा डिजायर जहाँ पर हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि वी बिलोंग टू द सेम कल्चर एंड आइडेंटिटी, सॉरी जी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। तो हम लोग जब भी इसका आंसर देते हैं ना, या मैंने जब भी इस टॉपिक को पढ़ाया तो मैंने एक बड़े सिंपल से 3 स्टेप्स में इसको समझाता हूँ, 3 पॉइंट्स में समझाता हूँ। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे फॉर द मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास लोगों के लिए क्या मतलब है इसके, पॉलिटिकली इसका क्या मतलब है, और इकोनॉमिकली इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है। चलिए, मिडिल क्लास की अगर हम लोग बात करें तो मिडिल क्लास ने हमेशा लिबरल नेशनलिज्म को किसके प्रतीक समझा है, वो हमेशा एक मिनट जी, तो मिडिल क्लास हमेशा इसको ये मानती है कि भाई हमें चाहिए फ्रीडम, ठीक है भाई, फ्रीडम, हमें चाहिए इक्वालिटी। तो मिडिल क्लास लोगों के लिए लिबरल नेशनलिज्म का मतलब था कि भाई हमें फ्रीडम दी जाए, हमें इक्वालिटी दी जाए, हमें राइट टू वोट, हमें वोट करने का अधिकार दी जाए। तो मिडिल क्लास ने जब भी लिबरल नेशनलिज्म की बात आई तो हमेशा दे टॉक्ड अबाउट फ्रीडम, दे टॉक्ड अबाउट इक्वालिटी एंड दे टॉक्ड अबाउट वोट्स। पॉलिटिकली लोग चाहते थे कि हमें क्या मिले, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मिले, यानी कि ये चाहते थे कि भाई हमें एक ऐसा लीडर मिले जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो कंसेंट से बनती है, यानी कि मेजॉरिटी लोग जो चाहते हैं वो गवर्नमेंट बननी चाहिए या वो लीडर्स आने चाहिए। फिर आता है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि पीपल डिमांडेड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। जैसे हम अपनी कंट्री में देखते हैं, जैसे इंडिया में आप लोग देखते हैं कि एमपीज एंड एमएलएज जो है वो हर एक एरिया से, हर लोकसभा या विधानसभा से खड़े होते हैं और वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ऐसे ही ये लोग भी चाहते थे कि हमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमें लेकर आना है। तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री कंट्रोल, यानी कि ये चाहते थे कि ये सारी चीज़ों का जो अकाउंटेबिलिटी होगी वो पार्लियामेंट में होगी, यानी कि पार्लियामेंट उसका एंड एक इंस्टीट्यूशन होगी जो इन सारी चीज़ों के लिए अकाउंटेबल होगी। ये तो पॉलिटिकली मतलब था। लेकिन अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिकली, तो इकोनॉमिकली इसका क्या लेना देना है। देखो, आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद नेपोलियन ने यूनिफॉर्म करेंसीज एक्सेप्ट ही नहीं करी। उसने अपनी 39 स्टेट्स पर 39 करेंसीज ही इंप्लीमेंट करी, जो कि किसको प्रॉब्लम दे रहा था, स्मॉल ट्रेडर्स को। उन्होंने कहा कि भाई इससे हमारा ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट होता है। तो इकोनॉमिकली इन ट्रेडर्स की क्या डिमांड थी, स्मॉल बिजनेसमैन की क्या डिमांड थी, यूनिफॉर्म करेंसीज हो जाए, वेट्स हो जाए और मेजर्स जो है वो अडॉप्ट किए जाए जिससे कि ट्रेड करना स्मूथ हो जाए। ट्रेड करना स्मूथ होगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये डिमांड रही। अब बाकी सारी दोनों डिमांड्स को तो हम लोग ज़रा एक साइड रख देते हैं। क्या यूनिफॉर्म करेंसीज और इन सारी डिमांड्स पर बात रखी थी? बिल्कुल। 1834 में एक इंस्टीट्यूशन बना जिसका नाम था कस्टम यूनियन, जिसको लोकल लैंग्वेज में हम लोग क्या कहते हैं, ज़ोल्वरीन भी कहा गया। कस्टम यूनियन ने क्या करा, 1834 में यूनिफॉर्म करेंसीज के कॉन्सेप्ट को रेज किया और यूनिफॉर्म करेंसीज उसने करी। जहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा था 39 करेंसीज थी, उनको घटाकर कितनी पर ले आया गया, 2 पर लेके आया गया। जितने भी ट्रेड बैरियर्स थे, सच एज इम्पोर्ट पर लगने वाला टैक्स, एक्सपोर्ट पर लगने वाला, सबको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। जिसका एंड रिजल्ट क्या है, इसका एंड रिजल्ट है ट्रेड को स्मूथ बनाना। देखिए, कंट्री में ट्रेड जितना ज़्यादा फ्लो करेगा, ट्रेड जितना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा कंट्री जो है वो डेवलप करेंगी। और उस समय जर्मन फेडरेशंस ने यही डिमांड करी कि भाई यूनिफॉर्म करेंसीज कराई जाए, और जो कि 1834 में किया भी गया। तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कस्टम यूनियन ने वो जो काम है वो करके दिखाया है, जहाँ पर इन्होंने यूनिफॉर्म करेंसीज के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया और ये डिमांड करा कि भाई हमें ये यूनिफॉर्म करेंसीज लेकर आनी है। तो जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आई वांट कि आप हमेशा आंसर इसको ऐसे लिखें, क्योंकि टीचर जितना ज़्यादा आंसर प्रेजेंटेबल आप बनाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको बता दूं, हम लोग जब भी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो हमें थोड़ा बहुत नमक भी कम होता है तो हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि खाना अच्छी तरीके से प्रेजेंट होके आता है। जितना ज़्यादा आप अच्छा प्रेजेंट करोगे उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए। तो आप आंसर को हमेशा ऐसे ही प्रेजेंट करें। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आपको लगे तो कमेंट सेक्शन आपका है। बने रहिए मेरे साथ इस पूरी जर्नी में, और मैं गारंटी आपको देता हूँ कंसिस्टेंट आप बने रहिए, नंबर हम लोग लेके आएंगे। थैंक यू।